अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पेश खिदमत कहानी लेटते ही नींद आ गई का छठा हिस्सा। रमीज इतना थक चुका होता है कि अब उसकी हिम्मत नहीं हो रही होती कि वो कब्रिस्तान में कब्र के पास आलती पालती मारे बैठे उस औरत के पास जाकर पूछे कि आखिर वो क्या कर रही है इतनी रात को। एक वो नकाबपोश औरत और दूसरी ये औरत जो बैठी ना जाने क्या पढ़ रही होती है। रमीज अपने कमरे में आकर अपने गीले कुर्ते को उतार दूसरा कुर्ता पहन चारपाई पर अपनी सांसें दुरुस्त कर लेटने लगता है। इससे पहले कि रमीज की आंखें लगती उसके दरवाजे पर दस्तक होती है। रमीज सुस्त कदमों से उठते हुए दरवाजे को खोलता है तो सामने बारिश के पानी से भीगी वही औरत होती है जो कब्र के पास बैठी थी। जी कहिए, कौन है आप और इस वक्त इतनी तेज बारिश में यहाँ कब्रिस्तान में क्या कर रही हैं? रमीज ने पूछा। मेरा नाम शबीना है और मैं यही पास में रहती हूँ। मैं बस अपने किसी अजीज के कब्र पर इशारे सवाब के लिए आई थी। सबीना ने कहते हुए थोड़ी देर खामोश हो जाती है, फिर कहती है, कल जिस लड़की के साथ हादसा हुआ क्या उसे दफना दिया गया? जी अभी नहीं, मगर क्यों? रमीज ने थोड़ा हैरान होते हुए कहा। जी कुछ नहीं, बस ऐसे ही जानना चाहती थी। ठीक है, मैं अब चलती हूँ, वो औरत सबीना कहते हुए चली जाती है। थका हारा रमीज औरत के जाते ही वापस दरवाजा बंद कर अपनी चारपाई पर लेट जाता है। लेटते ही उसे नींद आ जाती है। फिर से वो ख्वाबों की दुनिया में सफर करने लगता है। नाक में दम कर रखा है अम्मा आपके इस लाडले बेटे ने। किसी के यहाँ नौकरी नहीं करेगा मगर चोरी का कारोबार चलाएगा, रमीज के बड़े भाई ने चिल्लाते हुए कहा। क्या कर दिया अब इसने? अब तो ये घर में खर्च भी दे रहा है, रमीज के अम्मा ने पूछा, जो रमीज को बैठकर खाना खिला रही होती है। आपका ये बेटा जिम्मेदार के आम के बागीचे से आम चुराकर बाजार में बेचकर पैसे कमा रहा है, जो कि सरासर हराम है, रमीज के बड़े भाई ने कहा। हाँ तो क्या हुआ? तुमसे कारोबार के लिए रुपए मांगे तो तुम लोगों ने तो दिए नहीं। वैसे भी जिम्मेदार के आम के बागीचे में आम सड़ते रहते हैं। अच्छा ही तो करता है ये कि बेच आता है, अम्मा ने समझाते हुए कहा। अम्मा आपके इसी लाड प्यार ने इसे इतना लापरवाह और आवारा बना दिया है, रमीज के बड़े भाई ने कहा। वो रुपए जमा कर रहा है, जिस दिन पूरा हो जाएगा कोई अच्छा काम शुरू कर लेगा। तुम इसके पीछे ना ही पड़ो तो अच्छा होगा, अम्मा ने थोड़ा नाराज होते हुए कहा। सही है, और बिगाड़ो इसे, कसम खाकर कह रहा हूँ अम्मा, जिस दिन आप इस दुनिया से रुखसत हुई मैं इसे भी इस घर से निकाल दूंगा, रमीज का बड़ा भाई कहते हुए गुस्से में घर से बाहर चला जाता है। अम्मा ये मेरे अपने सगे भाई हैं या सौतेले? हमेशा मुझसे इस तरह पेश क्यों आते हैं? रमीज ने बड़ी मासूमियत से अम्मा से। बेटा ये दुनिया ऐसी ही है, यहाँ रिश्तों से ज्यादा लोग दौलत और शोहरत को अहमियत देते हैं। जिस दिन तू भी अपने भाइयों की तरह कमाने लगेगा, देखना उस दिन यही भाई तेरी इज्जत करेंगे, रमीज की अम्मा ने रमीज को प्यार से समझाते हुए कहा। अम्मा मुझे ऐसी दौलत नहीं चाहिए जिससे मुझे इज्जत मिले। मैं तो ऐसा काम करूँगा जिससे भले ही मैं गरीब रहूँ मगर लोग मुझे देखें तो इज्जत से पेश आए, रमीज ने कहा। बिल्कुल मेरे बच्चे, अल्लाह तुझे हर खुशी दे। अब जा, मैं जरा आराम कर लूँ, दोपहर का वक्त है, तू भी जाकर अपने कमरे में सो जा, अम्मा ने कहा। तो रमीज वहां से निकलकर नरगिस के घर की तरफ चल देता है। गर्मी की दोपहर में सन्नाटे पड़े अपने गांव की गलियों में छुपते छुपाते रमीज नरगिस की खिड़की के पास पहुंचकर झांकता है तो नरगिस बेखबर अपने चारपाई पर सोई हुई उसे दिखती है। रमीज बेहद ही मोहब्बत से सोते हुए उसके मासूम चेहरे को देखता है, फिर पास से एक छोटी सी कंकड़ी उठाकर उसे मारकर छुप जाता है। कंकड़ी लगते ही नरगिस उठकर बैठ जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आता तो वो वापस सो जाती है। रमीज दूसरी बार फिर से कंकड़ी उठाकर नरगिस को मारता है। कौन है? कौन है? नरगिस आवाज देती है। क्या वो नरगिस, तुम इस तरह चिल्ला क्यों रही हो? नरगिस की भाभी ने नरगिस की चिल्लाने की आवाज सुनकर उसके कमरे में आते हुए पूछा। भाभी वो मैं सोई हुई थी, पता नहीं किसने मुझ पर ये छोटे छोटे पत्थर मारे। नरगिस ने रमीज के फेंके हुए कंकड़ियां को अपनी भाभियों को दिखाते हुए कहा। होगी किसी की शरारत, तुम ऐसा करो खिड़की बंद करके सो जाओ।
भाभी कहते हुए चली जाती है। नरगिस अपने चारपाई से उठकर जैसे ही खिड़की बंद करने के लिए हाथ बढ़ाती है, रमीज उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। या अल्लाह, रमीज तुम यहाँ? मरवाने का इरादा है क्या? नरगिस ने धीमी आवाज में कहा। मर तो मैं रहा हूँ तुमसे मिलने के लिए, बोलो कब आओगी आम के बागीचे में? मैं जा रहा हूँ, तुम भी पीछे से आ जाओ, रमीज ने कहा। भैया घर पर ही हैं, उन्हें पता चला तो मुझे जिंदा गाड़ देंगे, नरगिस ने कहा। मैं कुछ नहीं जानता, मैं जा रहा हूँ, तुम आ जाना, रमीज कहते हुए आम के बाग में चला जाता है। दोनों के मिलने के तय जगह पर जाकर घास पर बैठ जाता है। लो आ गई, अब खुश? रमीज, एक दिन तुम्हारी वजह से मेरी जान चली जाएगी। तुम्हें पता है कितनी मुश्किलों से घर से सबकी नजरों से बचते हुए मैं आती हूँ, नरगिस ने आते हुए कहा। मोहब्बत में छुप छुप कर मिलने का अपना अलग ही मजा होता है, आओ बैठो मेरे पास, रमीज ने नरगिस का हाथ पकड़ते हुए उसे बैठने का इशारा करते हुए कहा। मुझे अब इस तरह से मिलने में डर लगता है, कहीं कुछ गड़बड़ हो गई तो, नरगिस ने रमीज के पास बैठते हुए कहा। कुछ गड़बड़ नहीं होगी, हम इतने दिनों से मिल रहे, कभी कोई गड़बड़ हुई है जो अब होगी? रमीज कहता हुआ नरगिस के ऊपर झुक जाता है। फिर दोनों दुनिया जहां से बेखबर अपने मोहब्बत की दुनिया में खो से जाते हैं। मैं अब चलती हूँ, घर पर सब उठ जाएंगे तो मुझे ढूंढेंगे, नरगिस ने अपने कपड़े ठीक करते हुए कहा। अभी कहाँ, थोड़ी देर मेरे साथ बैठो और पहले ये बेर खाओ, फिर तुम्हें कुछ बताता हूँ, रमीज ने नरगिस के हाथों में बेर देते हुए कहा। कहो जल्दी, क्या बताना चाहते हो? नरगिस ने बेर खाते हुए कहा। तुम्हें वो खेतों में बेर का पेड़ याद है? रमीज ने कहा। ये बेर तो बहुत लजीज है, कहाँ से लाया है तुमने? तुम वैसे किस पेड़ की बात कर रहे हो? वो जो गांव के सबसे आखिर में जो खेतों के बीच में एक बेर का पेड़ है, वही? नरगिस ने कहा। हाँ वही। तुम्हें पता है वहां मुझे कौन मिली? रमीज ने कहा। कौन? नरगिस ने भौं चढ़ाते हुए कहा। वो एक परी है जो उसी पेड़ पर रहती है, और जो तुम ये बेर मजे लेकर खा रही हो ना, ये उसी ने मुझे दिए हैं, रमीज ने हंसते हुए कहा। तुम्हारा दिमाग तो सही है ना, तुम्हें एक परी ने बैठ दिए? बहुत ही अच्छा मजाक है रमीज, नरगिस ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं सच कह रहा हूँ, रमीज कहता है। फिर वो लाइबा परी के बारे में सारी बातें नरगिस को बताता है। या अल्लाह, एक परी मेरे सौतन बनेगी? नरगिस ने अंदाजिए मजाक में कहा। अरे नहीं, मैं पागल थोड़ी हूँ जो उस परी से मोहब्बत करूंगा। तुम मेरे लिए किसी परी से कम थोड़ी हो, रमीज ने मोहब्बत से नरगिस को अपनी बाहों में भरते हुए कहा। तभी उन्हें किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती है। रमीज जल्द से अपनी जगह से उठकर देखता है तो उसका दोस्त असलम नरगिस के भाई के साथ बाग के अंदर आ रहा होता है। तुम्हारा दोस्त असलम मेरे भैया को लेकर इधर क्यों आ रहा है? अब क्या होगा? नरगिस ने डर से घबराते हुए कहा। तुम घबराओ नहीं और उधर जाकर छुप जाओ, मैं जाकर देखता हूँ क्या बात है। मैं उनको दूसरी तरफ लेकर जाता हूँ, तब तक तुम मौका देकर यहाँ से चली जाना, रमीज कहता है तो नरगिस थोड़ी दूर झाड़ियों में जाकर छुप जाती है। अरे रमीज, तुम इस वक्त यहाँ बाग में क्या कर रहे हैं? असलम ने अपने सामने से आते रमीज को देखकर कहा। अस्सलाम वालेकुम भाई, कुछ नहीं, घर में गर्मी बहुत लग रही थी तो यहाँ पेड़ों की छांव में आराम कर रहा था। तुम इधर कैसे? रमीज ने पूछा। वालेकुम अस्सलाम, कुछ नहीं, मैं बस इधर टहलने आ रहा था तो रमजान भाईजान रास्ते में मिल गए तो हम इस तरफ साथ टहलते हुए चले आए, असलम ने कहा। हाँ चलो उस तरफ टहलते हैं। रमीज कह ही रहा होता है कि उसे सामने जमीन पर नरगिस के पायल गिरे हुए दिखते हैं, जिसके ठीक सामने नरगिस के रमजान भाई खड़े होते हैं। भाईजान चलिए ना, मैं आपको उस तरफ के बाग दिखाता हूँ, वहां पर तो मैंने गुलाब के कई पौधे भी लगा रखा है। रमीज कहते हुए हल्का सा झुकता है और पायल को झट से उठाकर अपने कुर्ते के जेब में डाल देता है। तुम किसी और के बाग में गुलाब लगा रहे हो? रमजान ने कहा। हाँ बस ऐसे ही लगा दिए,
क्या हर्ज है, फूल तो फूल ही होते हैं, कहीं भी खिले। रमीज सिर खुजाते हुए कहता है, चलो फिर एक गुलाब तुम्हारी भाभी के लिए तोड़ लूं, दूंगा तो खुश हो जाएगी, क्यों असलम? रमजान भाई ने हंसते हुए कहा। हाँ रमजान भाई, असलम कहता है। वैसे रमीज तुम शादी कब कर रहे हो? रमजान भाई ने रमीज की पीठ थपथपाते हुए कहा, जी जब आप राजी हो जाए। रमीज कहता है, मतलब? रमजान ने कहा, मतलब आपकी नजर में कोई लड़की हो तो बताइएगा, मैं कर लूंगा। हाँ जरूर मेरे भाई, रमजान भाई मुस्कुराते हुए कहते हैं। तीनों बातें करते हुए आम के बाग की दूसरी तरफ जाने लगते हैं। तभी नरगिस मौका देखकर बाग से बाहर निकल जाती है। फजर की अजान की आवाज से रमीज की आंखें खुलती हैं। जहन में माजी की याद लिए वो नमाज पढ़ता है। नमाज और कुरान की तिलावत के बाद वो अपने कपड़ों के बैग से एक बेहद ही खूबसूरत चांदी का पायल निकालता है। उसे देख उसकी आंखों से बेइख्तियार आंसू बहने लगते हैं। वो बार बार रोते हुए अपने लबों से उस पायल को चूमता है। आज उसे अपनी मोहब्बत नरगिस की बेहद याद आ रही होती है, जो न जाने उसकी जिंदगी की गली से कहाँ गुम हो गई है। सुबह 10 बजे लड़की का बाप और कुछ लोग लड़की के मैयत को कफन में लपेट कर लिए मायूस कब्रिस्तान में दाखिल होते हैं। आपने खबर कर दिया होता तो मैं कब्र खोद कर रखता, रमीज ने उनको आते देख कहा। उसकी कोई जरूरत नहीं है रमीज भाई, इसकी कब्र तो पहले ही खोद चुके थे वो बदमाश। चलिए नमाज जनाजा में आप भी शरीक हो जाएं, लड़की के बाप ने रोते हुए कहा। नमाज जनाजा के बाद उस लड़की के टुकड़ों में पड़े जिस्म को लोग सपुर्दे खाक करके लौट जाते हैं। उस लड़की का बाप थोड़ी देर वहीं पर रुक दुआ पढ़ता रहता है। आसमान में बादल गरजना शुरू हो जाते हैं। मौसम सही ना देखकर रमीज उस लड़की के बाप को कब्रिस्तान से जाने का कहता है। रमीज भाई, हमें कभी पता नहीं होता है कि कब हमें हमारे अपने छोड़कर चले जाएं। एक बच्ची जिसके दुनिया में आने का मैंने और मेरी बीवी ने 9 महीने इंतजार किया, फिर वो हमारी दुनिया में आई, हमें पूरा किया। जब वो पहली बार चल रही थी तो हम बहुत ध्यान रखते थे कि कहीं हमारी बच्ची गिर ना जाए, कहीं उसे चोट ना लग जाए। फिर उस बेटी को रात के सन्नाटों में रमीज भाई पानी लाने कैसे भेज दिया, कैसे मैंने भेज दिया। मैं खुद को माफ नहीं कर पा रहा हूँ। जब से उसे टुकड़ों में देखा है मैं बेचैन हूँ, बहुत बेचैन हूँ रमीज भाई, लड़की के बाप ने रोते हुए कहा। खुद को संभालिए, जो होना था सो तो हो गया। आपकी बेटी तो अब वापस नहीं आएगी, मगर आप उसके लिए दुआ करते रहें। फिलहाल आप घर जाएं, बारिश तेज होने वाली है, रमीज ने समझाते हुए लड़की के बाप से कहा। जा रहा हूँ, बस मेरी बच्ची का आखिरी सफर था तो सोचा थोड़ा सा ठहर जाऊं, उसे अच्छा लगेगा और मुझे भी। ठीक है चलता हूँ, आता रहूंगा अब तो जब तक जिंदा हूँ। लड़की का बाप कहते हुए चला जाता है। रमीज हाथ में लालटेन लिए एक हारे हुए बाप को जाते हुए देख रहा होता है। तो दोस्तों, ये था लेटते ही नींद आ गई का छठा हिस्सा। अगर सांसों ने वफा की तो बहुत जल्द ही मिलूंगी आपके साथ अगले भाग में। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। खुदा हाफिज।